संविधान को यूज करके संविधान खत्म करते हैं, लोकतंत्र को यूज करके लोकतंत्र खत्म करते हैं। उनकी बहुत फिक्स फार्मूला है। भारत के अंदर आके देखिए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बांग्लादेश के अंदर में पैसे मांगा जा रहा है कि भाई तुमको पैसा देना होगा तब तुम पूजा पाठ कर सकते हो, मंदिर में घंटा बजा सकते हो। 1971 में जब पाकिस्तान पूरी तरीके से उनको कुचल रहा था, ईस्ट बंगाल वालों को, और जब वो मदद मांग रहे थे, उस समय अगर इंदिरा जी चाहती तो आधा बांग्लादेश अपने पास ले लेती। जो हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया, जो जोगन्नाथ मंडल के चक्कर में उधर गया था, उसको वापस ले सकती थी। आज वहां स्थिति नहीं होती। वो गलती बहुत बड़ी हुई। भारत के पूर्व विदेश मंत्री जमाते इस्लामी के लीगल एडवाइजर हैं। आप सोच सकते हैं हम किस खतरे में हैं। वोट जीवी, नोट जीवी, नामजीवी नेताएं, इनको हमें ऐसी व्यवस्था करना था, पहले भारत छोड़ के भाग जाते, फिर यहाँ आराम से शांति रहती। जब तक वो रहेंगे शांति नहीं रहेंगे। झूठे वादे करेंगे, कोई खटाखट स्कीम लाएगा, कोई फटाफट स्कीम लाएगा, कोई स्कीम ला देगा और चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद 5 साल की मस्ती। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मां दुर्गा की प्रतिमा लगाने के लिए, दशहरा मनाने के लिए वहां पैसे मांगे जा रहे हैं कि 5 लाख रुपए दो तब आप दुर्गा पूजा मना सकते हो। बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति तो ऐसी ही है। यहां वो पैसे नहीं मांगते, लेकिन मूर्तियों को तोड़ जरूर देते हैं। कई सारे इस तरह की घटनाएं घटी है। स्कूलों में सरस्वती पूजा, जो बंगालियों में बहुत ज्यादा मनाया जाता है, मूर्तियां बिठाई जाती है, तो सरस्वती पूजा नहीं मनने देंगे। कई सारे स्कूलों में बंद कर दिया गया जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है। क्यों? क्योंकि मुसलमान उससे हर्ट हो जाते हैं। तो ये जो नया प्रथा जो शुरू हुआ है, उस पर जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहें, बांग्लादेश में जजिया टैक्स लग गया? नहीं, 2024 में जजिया टैक्स लग रहा है। आप 20वीं शताब्दी में भी जजिया टैक्स था, और आप 10वीं शताब्दी शुरू करिए, हमेशा रहा है आपको। भाई, खिलजी भी यहाँ टैक्स लेता था, जजिया टैक्स लेता था। ऐबक भी जजिया टैक्स लेता था। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी भी जजिया टैक्स लेते थे। आपके औरंगजेब भी जजिया टैक्स लेता था, और ये टैक्स आज भी वहाँ लिया जा रहा है। इस टैक्स का परिणाम क्या हुआ? या तो लोग घर छोड़ के भागते हैं, या अपनी प्रथा बंद कर देते हैं। और अभी तो चलो टैक्स ले रहे हैं पूजा करने पे। इसके पहले क्या क्या हुआ बांग्लादेश में? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के घर में घुस के पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है, और ये डेमोक्रेसी के नाम पे। और बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ, और डेमोक्रेसी के नाम पे बोल रहे हैं कि उनकी तो बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। वो डेमोक्रेसी को यूज करके डेमोक्रेसी को खत्म करते हैं। वो पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए। संविधान को यूज करके संविधान खत्म करते हैं, लोकतंत्र को यूज करके लोकतंत्र खत्म करते हैं। उनकी बहुत फिक्स फार्मूला है। और इसका आप उदाहरण देख लीजिए। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे। अफगानिस्तान में आज की डेट में हिंदू 0, पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र 0, मालदीव हिंदू राष्ट्र 0, बांग्लादेश 2-3 साल में लोग छोड़ के भाग जाएंगे। इस समय बांग्लादेश में जो 2-2 करोड़ के फ्लैट थे ढाका में, जिन लोगों के, वो बेचारे 40-50 लाख रुपए में बेच के भाग रहे हैं। कोई भारत आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये समस्या है वहां की। और इसके बावजूद हमारे देश में कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में मजहब ही बैर रखना सिखाता है, और हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं मजहब नहीं सिखाता। क्या हो रहा है इजराइल और पूरी ईरान के साथ? पूरी दुनिया में जो अशांति वो मजहब की है। हमारे बच्चों को कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भाई, बाकी 4 देश से हम खत्म हो गए, अलग है। भारत के अंदर आप देखो ना, भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के अंदर आके देखिए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इजराइल के पास तो एक गाजा पट्टी है, भारत में तो 2000 से ज़्यादा गाजा पट्टी बन चुकी है। ऐसा कौन सा राज्य नहीं है जहां 2-4 गाजा पट्टी नहीं, आप बताओ। और इसके बावजूद हम सो रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। वास्तव में इस समस्या का इलाज केवल या तो ढंग से चीन ने किया है, या तो ढंग से इजराइल ने किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं। भारत में जितने रूलर थे, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, उनके नाम पे भारत में सड़क मोहल्ले गलियां हैं।
चाइना ने बैन कर दिया है कि आप इन वहशी दरिंदों के नाम पे अपने बच्चों का नाम नहीं रखोगे। और अभी लेटेस्ट जो उसने लिस्ट जारी किया है उसमें कहा है कि बगदादी नहीं रख सकते, सद्दाम हुसैन नहीं रख सकते, ये नहीं, ऐसे 10 नाम उसने और जोड़ दिए। क्या लिस्ट बना हुआ है कि ये नाम नहीं रख सकते? नाम नहीं रख सकते, बच्चों को नाम ही नहीं रख सकते। अगर नाम रखोगे तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा। उनके सिस्टम में आ गया सब, वहां तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, बर्थ सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन बनेगा। वो 50 नाम बैन है, 50 नाम रखोगे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तुम चीन के नागरिक ही नहीं बन पाओगे। ये होता है, ये कंट्रोल करने का सिस्टम। हमारे देश में यहाँ पे मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज वैसी दरिंदों के नाम पे जो सड़कें चल रही उस पर रहते हैं। दिल्ली में सांसद, विधायक, मंत्री, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिन सड़कों पे रहते हैं वो वैसी दरिंदों के नाम पे चल रही हैं। ये सोच का फर्क है। औरंगजेब रोड और तुगलक रोड, हुमायूं रोड, शेरशाह रोड, तुगलक, हाई कोर्ट शेरशाह रोड पे है। हाई कोर्ट शेरशाह रोड, अरे वो शेरशाह बनवाया था क्या? बाबर रोड बाबर बनवाया था क्या? बाबर इतना बढ़िया रोड बनवाने वाला था, जहां पैदा हुआ वहां क्यों रोड नहीं बनवा लिया? तुगलक अगर इतना कलाकार था तो जहां पैदा हुआ वहां क्यों नहीं रोड बना लिया? इतना बड़ा हुमायूं मकबरा अगर यहाँ तो कहने का मतलब ये कि ये जो बांग्लादेश के अंदर में जो पैसे मांगा जा रहा है कि भाई तुमको पैसा देना होगा तब तुम पूजा पाठ कर सकते हो, मंदिर में घंटा बजा सकते हो। और आप ये समझिए कि क्या हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाकेश्वरी एक वो शक्तिपीठ है। वहां दशहरा के समय जो हिंदुस्तान का भी जो इलाका है वहां से लोग दशहरे में ढाका जाया करते थे। यस। अरे वो ईस्ट बंगाली तो है, ईस्ट बंगाल है वो। उतना बड़ा वहां पे माने जो ट्रेडिशन था वो ट्रेडिशन खत्म हो। ये एक धौंस जमाने के लिए, बताने के लिए कि यू आर नॉट वेलकम हियर। नहीं मनीष जी, इसका देखिए बीमारी तो है। इसका एक बहुत अच्छा मौका 1971 में आया था। 1971 में जब पाकिस्तान पूरी तरीके से उनको कुचल रहा था, ईस्ट बंगाल वालों को, और जब वो मदद मांग रहे थे, उस समय अगर इंदिरा जी चाहती तो आधा बांग्लादेश अपने पास ले लेती। कम से कम वो जो चिकन नेक बना हुआ उसको चौड़ा कर सकती थी। जो हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया जो जोगन्नाथ मंडल के चक्कर में उधर गया था उसको वापस ले सकती थी। तो आज वहां स्थिति नहीं होती है। वो गलती बहुत बड़ी हुई है। हमारे मदद भी किया, हमारे सैनिक भी मारे गए, सैनिक जाके वहां लड़े, उनको आजाद भी करा दिया, और फिर क्या हुआ? अभी गाली खा रहे हैं। अब गाली खा रहे हैं। अभी गाली खा रहे हैं। वहां पे एंटी इंडिया चल रहा है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखा हुआ 1947 में जो हत्या नरसंहार किसने किया? जमात इस्लामी ने। 1990 में कश्मीर में हत्या नरसंहार किसने किया? जमात इस्लामी ने। 2024 में बांग्लादेश में हत्या नरसंहार कौन कर रहा? जमात इस्लामी। और क्या भारत में जमात इस्लामी नहीं है क्या? है। भारत के पूर्व एक कैबिनेट मिनिस्टर जमात इस्लामी के लीगल एडवाइजर है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री जमात इस्लामी के लीगल एडवाइजर हैं। आप सोच सकते हैं हम किस खतरे में हैं। हम इसलिए तो कहते हैं कि वो एक गाजा से निपट रहा है, हमारे पास तो 3-3 हजार गाजा है। हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। घुसपैठ नियंत्रण कर नहीं रहे हैं, धर्मांतरण नियंत्रण कर नहीं रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो मसला आया बांग्लादेशियों का कि झारखंड के अंदर है, अमित शाह ने जब ये कहा कि मैं उल्टा टांग देंगे इन लोगों को, तो बड़ा विचित्र रिएक्शन आया हिंदुस्तान की पार्टियों से भी और बांग्लादेश से भी। देखिए हमें सबसे जो बड़ा खतरा है वो बांग्लादेश वालों से छोड़िए, हमें सबसे बड़ा खतरा भारत के अंदर जो ओट जीवी, नोट जीवी, नाम जीवी दल गुलाम नेता है, इनका सफाया करना पड़ेगा। ये जो जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर हिंदुओं को बांटते हैं और दूसरी तरफ तुष्टीकरण करके एक मुश्त वोट लेते हैं, हमें उससे खतरा है। इनका इलाज करना पड़ेगा। आप कल्पना करिए, अभी वोटिंग की उम्र 21 साल है, कांग्रेस ने उसको 18 क्यों किया था? क्योंकि जैसे जैसे उम्र कम करेंगे बच्चों में हिंदुओं की संख्या घटती चली जाएगी और मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभी आप 18 से 21 कर दीजिए, बीजेपी की 30-40 सीट बढ़ जाएगी दोबारा। और इसी 18 साल जो वोटिंग की उम्र, इसको 15 कर दीजिए, बीजेपी की 30 सीट और कम हो जाएगी और कांग्रेस की 30 सीट और बढ़ जाएगी, 60 का डिफरेंस हो जाएगा। आप इसको 15 से थोड़ा 12 कर दीजिए वोटिंग की उम्र, बीजेपी कंप्लीटली हार जाएगी और कांग्रेस पूरी तरीके से जीत जाएगी। ये डिफरेंस है, हमें समझ में नहीं आ रहा है अब। और ये जो भी 10 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, यही 10 साल के बाद इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा। आज की डेट में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसमें से लगभग मुश्किल से 45,000 हिंदू पैदा हो रहे हैं। 90,000 में से 45,000, 50% ही हिंदू पैदा हो रहे हैं। तो पीएफआई ने जो 2047 का जो एजेंडा बनाया हुआ है उसमें कोई गलत नहीं है।
दुनिया, आप कभी गूगल करिएगा द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, उसका हेडक्वार्टर भारत में है। हम किस खतरे में हैं? जैसे बीजेपी के लिए संघ और उसके अनुशांसिक जितने संगठन है वो काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम कौन करता है बताओ? जितने संगठन बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए कोई है कि? एक संगठन है, और वो बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के 150 देशों में काम करता है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कांग्रेस के, वो कांग्रेस की मदद करता है। हम जिस खतरे में है समझ में नहीं आ रहा है। हमारा बंगाल बहुत बड़े खतरे में है, हमारी मुंबई बहुत बड़े खतरे में है। मुंबई की जो झुग्गी है धारावी, अब आप जाके वहां पे दोबारा वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। मुंबई की जो झुग्गी थी उसका जो रेशियो था 80-20 था पहले, 30-35 साल पहले, आज का जस्ट रिवर्स हो चुका, 20-80 हो गया। आप कलकत्ता के आसपास जितनी झुग्गियां हैं, पहले जो रेशियो था 80-20 का था, जस्ट उलट गया, 20-80 हो चुका है। आप दिल्ली की झुग्गियों में जाइए, नरेला बवाना की झुग्गियों को देख लीजिए, ये जो मदनपुर खादर के आसपास जो झुग्गियां बनी यहाँ देख लीजिए, महिपालपुर में रंगपुरी पहाड़ी की जो झुग्गी, वहां जाकर झुग्गियों में एक बार आप काउंटिंग करके देख लीजिए, ओखला में जो झुग्गियां हैं वहां देख लीजिए, जो झुग्गियों में रेशियो 80-20 का था, मतलब 20-80 का हो गया। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग, हिंदू समाज के लोग सब शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। और दूसरी तरफ बहुत तरीके से घुसपैठ की जा रही है, धर्मांतरण किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है। 10 साल के बाद भारत में वो सब होगा जो हमने सोचा नहीं था। कभी अफगानिस्तान वालों ने सोचा नहीं था कि घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे। कभी पाकिस्तान वालों ने कभी सोचा नहीं था घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, भागे। कश्मीर वालों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके सामने ही बहन बेटियों का बलात्कार होगा, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, और भागे। ईस्ट बंगाल वालों ने कभी सोचा नहीं था घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान पे कब्जा हो जाएगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, हुआ। हर जगह से हिंदुओं को ही हटना पड़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जाग ही नहीं रहा है। और हमारे देश के कुछ वोटजीवी, नोटजीवी दल गुलाम उनको या तो रिजर्वेशन के आधार पर लड़ा देते हैं, या आगड़े पिछड़े के आधार पर लड़ा देते हैं। कुछ ऐसे कानून बना देते हैं कि अपने आप ही लड़ते रहें, कुछ ऐसी योजनाएं ला देते हैं कि अपने आप लड़ते रहें, और फिर वो लड़ते रहते हैं और उधर से पूरा काम चल रहा है। मैं तो अभी कश्मीर गया हुआ था, वहाँ तो साफ साफ लोग कहते थे, अभी रिजल्ट आएगा वो देखिए, मेरी बात जो है वो सच साबित होगी कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया है, विकास बहुत अच्छा है। वोट किसको दोगे? मैं वोट मोदी को नहीं देंगे। नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जो कश्मीर में हालत है, आप नागालैंड में किसी से पूछ लीजिए किसको वोट देगा, आप मेघालय में पूछ लीजिए किसको वोट देगा। सारा काम करे मोदी, सारा काम करे सरकार, हाँ। और वोट इनको नहीं देंगे। नहीं, मतलब आप जरा सोचो, सारा टैक्स हिंदू दे रहा है। भारत में सब ज्यादा टैक्स देता कौन है? हिंदू देता है। हिंदू देता है। फायदा किसको जा रहा है? या तो नॉर्थ ईस्ट पैसा जा रहा है, या कश्मीर पैसा जा रहा है। एक पैसा, सारा टैक्स फ्री है, ना उनको इनकम टैक्स देना, ना उनको जीएसटी देना, ऊपर से यहां का टैक्स वहां जाके उस टैक्स में मौज मस्ती करना, और वोट भी नहीं देना। इससे अगर आंख नहीं खुलेगी तो अभी देखिए, अभी तो हरियाणा में चुनाव है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। फिर हिंदू जो है वो बट जाएगा, फिर हिंदू जो है कोई दलित तो कोई सैनी तो कोई जाट तो कोई कुछ में उसमें बटा रहेगा, और यहाँ खेल होता रहेगा। हमने बांटने वाले नेताओं का इलाज भी नहीं किया। हमने भारत में इसलिए कहता जुड़ी, सबसे पहले जैसे किसान क्या करता है, बुआई के पहले निराई गुड़ाई खरपतवार की सफाई करता है। हमने भारत में इलेक्शन रिफॉर्म किया नहीं है, निराई गुड़ाई खरपतवार की सफाई किया नहीं। ये जितने जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी दल, वोटजीवी, नोटजीवी, नामजीवी नेता हैं, इनको हमें ऐसी व्यवस्था करना था, पहले भारत छोड़ के भाग जाते, फिर यहाँ आराम से शांति रहती। जब तक वो रहेंगे शांति नहीं रह देंगे, झूठे वादे करेंगे, कोई खटाखट स्कीम लाएगा, कोई फटाफट स्कीम लाएगा, कोई स्कीम ला देगा, और चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद 5 साल की मस्ती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में सारी चीज़ें बताई। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।